नमस्कार दर्शकों, युवा तरंग कार्यक्रम में आप सभी का साथ ही हमारे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, कहते हैं किसी भी देश का युवा जितना जोशीला होगा, जितना परिश्रमी होगा, देश उतनी ही उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और हमारे द्वीपों के ऐसे ही युवा साथियों से हम आपकी भेंट करवाते हैं और आज के कार्यक्रम में भी ऐसे ही एक युवा हमसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी एस बालाजी का। बालाजी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो दर्शकों, मैं एस बालाजी के बारे में बता दूं कि ये एक 23 वर्षीय बीटेक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं। इन्होंने कुछ पेटेंट्स फाइल हुए हैं इनके नाम पर और इन्होंने कुछ बुक भी पब्लिश किया है। इन्हें एक लेखक भी कहा जा सकता है। तो आज के कार्यक्रम में हम इनकी इन किताबों के बारे में जानेंगे कि आज के समय में और फ्यूचर में ये किताबें जो हैं कितना उपयोगी सिद्ध होंगे और इन पेटेंट्स के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो बालाजी, तो सबसे पहले हम आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम एस बालाजी है। मैं अबड़ीन बाज़ार का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का नाम पी सरवणन है। वो एक फ़ोटोग्राफ़र है और हमारा खुद का स्टूडियो है, उसमें हम फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। और मेरा मम्मी एस उमा महेश्वरी है उनका नाम, और वो हाउसवाइफ है। और मेरा एक ब्रदर है जो वो भी NIT दुर्गापुर में बीटेक कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है। जी, तो एस बालाजी, आप एमटेक फाइनल ईयर के छात्र हैं। तो जी, आपकी जो स्कूलिंग है, आपके जो कॉलेजेस हैं, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कहाँ कहाँ पर आपकी पढ़ाई हुई, आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, मेरा जो स्कूलिंग है, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने खालसा पब्लिक स्कूल से मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ था। 4th तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा जो पूरा स्कूलिंग है KV स्कूल, KV नंबर 1 पोर्ट ब्लेयर पे मेरा शिफ्ट हो गया। तो 5th to 12th मैंने वहीं पे अपना कंप्लीट किया है। उसके बाद जो मेरा बीटेक है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो मैंने डीब्रेड जो हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है डॉलीगंज में, वहाँ पे मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद तुरंत ही कंप्लीट होते होते ही मेरा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी का, वहाँ पे मेरा एमटेक कंप्यूटर साइंस पे एडमिशन हो गया और वहाँ पे मेरा अभी फाइनल ईयर चल रहा है। जी, तो बालाजी, आपने पौंडीचेरी में एमटेक की फाइनल एग्जाम अभी आप देने वाले हैं। जी मैम। तो पेटेंट्स कुछ फाइल हुए हैं, तब इन पेटेंट्स के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, एक्चुअली मैम मेरा 2 पेटेंट्स अभी फाइल्ड है, दोनों का नोवेल्टी टेस्ट। नोवेल्टी टेस्ट मतलब वो जो हम आइडिया प्रपोज कर रहे हैं वो नया होना चाहिए, दूसरा किसी का कॉपीड नहीं होना चाहिए, उस पर और कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो दोनों आइडिया का नोवेल्टी टेस्ट हो चुका है, दोनों पास हो चुके हैं। तो मेरा जो पहला पेटेंट है वो है हमारा अर्गोनॉमिक माउस, उसका नाम है। उस पर क्या है ना मैम, वो हम ऐसा एक माउस डिज़ाइन कर रहे हैं जो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड हो। जैसे उस पर हमने फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया हुआ है, उस पर हमने स्टोरेज फैसिलिटी दिया है। उसके बाद हमने उसमें वायरलेस जो कंप्यूटिंग है उसमें हमने हैशिंग का टेक्निक यूज़ किया। मतलब जो हमारा जो डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योर्ड हो, बीच में ब्रीच ना हो उस डाटा को, मतलब कोई जो अनवांटेड जो यूज़र्स हैकर्स हो गए वो हमारे डाटा को यूज़ ना कर पाए। और उसके बाद हमने उस पर मैम ऐसा एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे हमारा माउस कोई भी सरफेस पे काम कर सकता है। ऐसा कोई हमारा फ्लैट सरफेस का ज़रूरत नहीं है, कोई भी सिस्टम, कोई भी जगह, कोई भी सरफेस पे वो जो माउस हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो जो माउस है मैम, वो हमने रिचार्जेबल बनाया है, ताकि हम जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करना, हमें बैटरीज चेंज करना पड़ता है, तो हमने उस प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया है और हमने उस पर USB का जो चार्जिंग है C टाइप वाला, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है। और उसके बाद हमने उस पर जो व्रिस्ट पेन सेंसर है वो हमने ऐड किया है, क्योंकि मैं एक फ़ोटो स्टूडियो बैकग्राउंड से आता हूँ। तो वहाँ पे क्या ना मैम, जो हम लॉन्ग टाइम के लिए डिज़ाइनिंग वर्क्स करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं, तो ना एक स्टडी है, हमने देखा है कि 20 मिनट के बाद हमारा व्रिस्ट पेन करना चालू हो जाता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए माउस यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर हमने एक सेंसर बनाया हुआ है, तो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वो आपको अलर्ट देगा कि आप थोड़ा सिस्टम छोड़ दीजिए, थोड़ा एक जो छोटा जो हमारा एक्सरसाइज हो गया रिस्ट को लेके वो परफॉर्म कर लीजिए, तो आपका जो रिस्ट पेन का जो इशू है वो वहीं पे सॉल्व हो सकता है। तो ये मैंने अकेला नहीं किया है, मैं उसका फर्स्ट ऑथर हूँ, क्योंकि आइडिया जो इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लीटली मेरा, लेकिन उसमें मेरा जो अनबुएलियन सर हो गए, नंद कुमार सर हो गए, और हमारा जोसफा सर हो गए जो एक वाइस प्रिंसिपल है चेन्नई के इंस्टीट्यूट के, और एक जो हमारा अनबुएलियन सर है वो आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर हैं। तो उन सबको हमने कोलैब करके उनका सेंस, एक जन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के भी हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है, उसमें हमारा बस आइडिया और जो सेंसर्स कहाँ पे प्लेस है वहीं पे तक हो सकता है। तो उन सबको कोलैब करके, वहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट मैं ही हूँ, बाकी सारे प्रोफेसर्स हैं, तो उनको सब मैंने मिला के वो भी अपना आइडिया सब करके फिर हमने फाइलिंग स्टार्ट किया। तो फाइलिंग हो चुका है। फिर जो सेकेंड पेटेंट है वो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर मैकेनिकल डिवाइस। तो आजकल आप सुने होंगे पेस मेकर, जो आजकल कॉमन है, क्योंकि आजकल जो हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ है वो बहुत बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो हम पेस मेकर यूज़ करते हैं वो उसका माइनर फंक्शन ये है कि वो जो हार्ट का जो ब्लड फ्लो है
उस पर हमें हेल्प करता है। जो पंपिंग ऑफ ब्लड है उस पर वो मेन उसका फोकस रहता है। उस पर जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल जो हम देख रहे हैं, उस पर मेन जो पंपिंग ऑफ ब्लड है वो पर्सनलाइज नहीं है। मतलब उस पर वो सेट करके रखते हैं कि इस अमाउंट ऑफ टाइम पे, इस अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम पे ये अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करना चाहिए। लेकिन आप जब भागते हैं तब आपको ब्लड फ्लो अलग रहता है, जब आप बैठे हैं तब आपका ब्लड फ्लो अलग रहता है, जब आप नॉर्मली छोटा मोटा काम करें तब आपका ब्लड फ्लो अलग रहता है। और आप अपने लिए जो आप प्रॉपर हो, लेकिन जो दिव्यांग है, जो डिसेबल है, उनके लिए तो ब्लड फ्लो अलग ही रहता है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर रहते हैं या उनका प्रोस्थेटिक्स होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है वो मेनली आजकल हो रहा है। तो उसके हिसाब से उनको कंफर्ट नहीं मिल रहा है। जो पेसमेकर लगाने के बाद भी उनको एक डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, कुछ वो एक रहता है। तो हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश किया। उस पर हमने एक मॉडल ट्रेन करके AI मॉडल बनाया है, जिसपे जो ब्लड फ्लो है वो पर्सनलाइज्ड है। बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र द ब्लड फ्लो विल हैपन। उसके बाद हमने उस पर ऐसा एक SOS सिस्टम बनाया है कि सपोज सोचिए आपके घर पे कोई एल्डर आदमी है जो पेसमेकर यूज़ करता है, क्योंकि मेजरली एल्डर लोग यूज़ करते हैं। तो सपोज़ उनको हमने एक ऐप से कनेक्ट किया है ताकि उनका सपोज़ कुछ इमरजेंसी हो जाए जो पेसमेकर से भी हैंडल ना हो पाए, एटलीस्ट जो उनका जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड सर्कल है, उनको इमीडिएट मैसेज पहुंच पाए कि उनका एक प्रॉब्लम है, आप जाके उनका एड्रेस करिए। तो ये मेन 2 हमारा पेटेंट है मैम, जो अभी फाइल हो चुका है। जी, तो बालाजी आप एक लेखक भी हैं, 4 पुस्तकें आप लिख चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे इसमें किस तरह के कंटेंट है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपने दिया है? मैम बेसिकली मेरा ये जो ऑथरशिप का जो जर्नी है वो मेरे कॉलेज के पीछे मेरा चालू हुआ है, क्योंकि हमारा कॉलेज में एक करिकुलम होता है डायरेक्टेड स्टडी। उस पर होता क्या है ना, आपको एक डोमेन सेलेक्ट करना होता है कि आपको किस पे आपका जो डायरेक्शन ऑफ रिसर्च है आपको लेके जाना है। तो मैंने AI सेलेक्ट किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो मैंने सेलेक्ट किया था। तो उस पर ना मैम एक्चुअली क्या, वो डोमेन के बारे में पढ़ना होता है कि वो डोमेन क्या है, क्यों है, उसका क्या यूज़ केसेस है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर बेटर सोसाइटी, बेटर वेलबींग के लिए। तो पढ़ते पढ़ते मुझे उस पर इंटरेस्ट आ गया कि क्यों ना हम इसे आके और लोगों तक पहुँचाए, जो नॉर्मल यूज़र्स है, जो नॉर्मल पब्लिक तक पहुँचाएँ। तो मैंने बस ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया था कि एक जो AI का इवोल्यूशन, AI कैसे चालू हुआ, अभी क्या स्टेज पे है और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो मैंने मेरा जो गाइड है उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये एक बुक का कंटेंट के लिए प्रॉपर एप्ट है, तुम इसको पब्लिकेशन पे ले जाओ। तो मैं ऐसा सोचा नहीं कि ये पब्लिश हो जाएगा, मतलब मैं उतना मैं सोचा नहीं कि हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने पब्लिकेशन एजेंसी को अप्रोच किया। उन्होंने मेरे बुक का प्लेगरिज्म टेस्ट होता है, मतलब अभी आपका जो कंटेंट है उसमें अभी आजकल आप देख सकते हैं कि जनरेटिव AI का टाइम आ गया कि आपका जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको बस प्रॉम्प्ट देना होता है। तो उसमें प्लेगरिज्म टेस्ट होता है। तो प्लेगरिज्म टेस्ट करके देखा है कि ये जो कंटेंट आपका ओन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो 10% के नीचे हमारा आ गया तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो मेरे जो बुक्स है चारों बुक्स का प्लेगरिज्म टेस्ट हुआ। उसके बाद वो ओके होने पर पब्लिकेशन एजेंसीज उसको अप्रूव करते हैं। फिर उसका ISBN जो गवर्नमेंट ऑथराइज नंबर होता है वो जनरेट होता है। उसके बाद उसका प्रॉपर जो लेआउट हो गया, क्योंकि हम बस कंटेंट दे सकते हैं, हम कोई पब्लिकेशन नहीं है। तो वो पब्लिकेशन एजेंसी यही काम करते हैं बेसिकली, वो प्रॉपरली उसको ऑनलाइन करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं। तो उसके बाद मेजरली जब आपका बुक पब्लिश हो जाता है तो मैंने क्या किया कि वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ई-कॉमर्स आजकल फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो मेरे बुक्स वहाँ पे भी एक्सेप्टेड हो गया। और हमने उसका किंडल एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। जो किंडल बोलने से आपको जो ई-बुक्स हो गया वो उसको भी हमने लॉन्च किया है। उसके बाद जैसे ही मैंने बुक्स लॉन्च हो तो मेरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ये जो न्यूज़ मिला, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल कैबिन में बुलाया, मुझसे बात की, अच्छा आपने ये बुक्स किया। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि एक इतना छोटा उम्र में बुक्स पब्लिश कर रहे। तो उन्होंने उस बुक को एक लॉन्चिंग इवेंट के तरह रखा, जिसमें हमारे कॉलेज के जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस को हैंडल करते हैं वो सर, हमारे लॉड्रिक सर जो सर हैं, उन्होंने आया। उनको आके जो बुक लॉन्चिंग, एक फ्रांस से भी एक सर आए थे, उनका क्लेमेंट रॉड्रिक्स उनका नाम है, वो जब विजिट पे आए थे उन्होंने सब मेरे बुक्स को देखा, उनका लॉन्चिंग इवेंट हुआ। वो सब होने के बाद अभी जी, जब आपके साथी या यंग जनरेशन इस बुक को पढ़ेंगे तो किस तरह की जानकारी उन्हें मिलेगी और कितने सारे नई चीज़ें उन्हें इनमें जानने को मिलेगी? मैम एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली पढ़ाई को लेके, पढ़ाई मेरे हिसाब से 2 तरीका का होता है। मतलब एक जो बहुत टेक्निकली टर्म्स को सीखते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स को जो हम मेमोराइज भी नहीं कर सकते, और एक होते हैं समझ के पढ़ते हैं, मतलब ये क्यों है क्या है। तो मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की, क्योंकि मैं जो मेरा साइंस बैकग्राउंड है वो मैं तब बायोलॉजी लिया था,
मेरा कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। जब मैंने बीटेक जर्नी पे स्टार्ट किया था तो इट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, लाइक कुछ कुछ टर्म्स यूज़ करते जो मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ते थे, क्या चल रहा है भाई कर। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ तो जो आगे का जो जनरेशन वो भी 100% यही फेस करेगा। तो मैंने उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो बहुत सिंपलर है, मतलब बहुत लीनियंट है, जो नॉर्मल कोई भी इंसान पढ़ के समझ सकता है। अच्छा। तो मेरा मेन मोटिव है कि जो नॉलेज है उसको ईजिली एक्सेसिबल बनाया जाए, ताकि जो नॉर्मल इंसान जो बेसिक 12th 10th तक भी पढ़ा है वो समझ पाए कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको रख के मैं क्या कर सकता हूँ, उसका क्या बेनिफिट्स है। तो मैंने बुक्स को 4 हिस्से में बांटा। एक जो HCI हो गया मैम, ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, तो आप नॉर्मली देखिए आप भी वही कर रहे हो, आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो भी ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। उस पर हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक न्यूज़ का वेबसाइट खोलो मैम, द हिंदू आप खोलें, उस पर आपको जब न्यूज़ आता है उस पर आप न्यूज़ देखिए, आपको लिखा हुआ आता है कि आज ये तारीख पे ये फलाना चीज़ हुआ है करके। तो उसको अगर आप सपोज आप एक नॉर्मल यूज़र आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो सब कुछ, लेकिन सपोज एक यूज़र विजुअली ब्लाइंड है तो वो पढ़ ही नहीं सकता है। तो उस पर हमने स्क्रीन रीडर का एक फीचर ऐड किया ताकि जैसे ही वो यूज़र को वेबसाइट मिल जाए, वेबसाइट खोल के कोई दे दे, सिस्टम के सामने वो बैठ जाए, वो ऑटोमेटिकली रीड करके उसको बता देता है और पेस वो सेट कर सकता है। कोई मैम जो स्पीड पढ़ता है समझ सकता है, कोई यूज़र स्पीड पढ़ने से नहीं समझ, लेटर बाय लेटर भी पढ़ते हैं, तो स्क्रीन रीडर का जो पेस है हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके डिजिटल वर्ल्ड उतना एक्सेसिबल हो, सबके लिए हो, वही है मैम मेरा। आप सिंपल करना चाहते हैं। जी मैम, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। जी जी। तो एस बालाजी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं जी। जिनमें जो असिस्टिव माउस, इन्फेंट क्राई एनालिसिस, डीनॉइजिंग ऑडियो सिग्नल्स, जी मैम। इतने सारे प्रोजेक्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, आपने इसमें अपना योगदान दिया जी है। मैम। तो ये प्रोजेक्ट्स क्या है और इसके क्या यूजेस हैं? जो मेरा अर्गोनॉमिक माउस हो गया मैम, वो मेरा एक्चुअली बीटेक से चालू हुआ था। जब मैं देखा कि अभी एक यूज़र है, अभी आप देखिए जिसके पास हाथ नहीं है वो माउस यूज़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने देखा कि अभी क्या अवेलेबल है, क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल। उसके लिए जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, जो एक नॉर्मल डिसेबल्ड पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो मैंने सोचा कि हम एक डिवाइसलेस ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसपे जो यूज़र है वो ईजीली माउस को एक्सेस कर पाए। तो हमने अपना, मेरा जो टीममेट्स है सब मिल के हमने डिज़ाइन किया। फिर हमने जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको हमने अप्रोच किया, उन्होंने भी अप्रूव किया कि आप करिए, हम सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अपना गाइड्स होता है जो बीटेक पे होता है, उनको हमने अप्रोच किया, उन्होंने भी ओके किया। उसके बाद हमने उस प्रोजेक्ट में काम किया और हमने आई माउस तक उसको अचीव कर पाए कि एक यूज़र सामने बैठेगा, बेस्ड अपॉन इज आई मूवमेंट्स द कर्सर विल मूव, और उसके उनका जो राइट ब्लिंक और लेफ्ट ब्लिंक के हिसाब से वो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक परफॉर्म करेगा। तो उसको हमने वहाँ तक अचीव किया था। उसके बाद जैसे ही मेरा एमटेक पे ज्वाइन हुआ मैंने, तो एक्चुअली जो मेजर अमाउंट ऑफ रिसर्च में टाइम, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो रिसर्च ही है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइम मिलता है, हमें जो मोटिवेट किया जाता है कि आप रिसर्च पे काम करिए, आप नया प्रोजेक्ट्स ढूंढिए। तो बेसिकली एक दिन क्या हुआ कि मेरे कॉलेज में एक मैम है जिनका अभी जस्ट बेबी हुआ है, तो वो जैसे मैं ज्वाइन किया उस टाइम बेबी हुआ, फिर जैसे मैं 6 मंथ्स पे था, वो कभी कभी बेबी को लेके कॉलेज आते थे, तो बेबी सडनली क्राई करना जी होता है। जी। तो उस टाइम पे हम कभी वो किसी के साथ होता है तो हमको एग्जैक्ट रीज़न पता ही नहीं है वो क्यों रो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, उसको फूड का रिक्वायरमेंट है, उसको स्लीप चाहिए, क्या चाहिए हमें पता नहीं होता। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक एनवायरनमेंट या ऐसा एक डिज़ाइन बनाया जाए ताकि हम बेबी का जो क्राई है, बेबी क्यों रो रहा है, उसको हम एनालाइज कर पाए। उसको क्या, अभी सपोज बेबी का क्राई पैटर्न्स होता है मैम, जब वो डिस्कम्फर्ट है तो उसका जो क्राई पैटर्न है अलग होता है, जब वो भूखा है, हंग्री है, तो उसका क्राई पैटर्न अलग होता है। तो हमने उस सबको एनालाइज करने की कोशिश किया, हमने उसके लिए मॉडल्स जनरेट किया, फिर हमने अपने गाइड से बात किया, उसको हमने डिप्लॉय किया। उसमें हमारा 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकता मैम, क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम बस उसको एनालाइज कर सकते हैं क्यों हो रहा है। तो हमने उस पर 12 यूज़ केसेस ट्राई किया था मैम, हमारा 87% का एक्यूरेसी आया था मैम। उसके बाद जो डीनॉइजिंग ऑडियो सिग्नल्स है, अभी आप नॉर्मली देखिए जो कॉक्लियर इम्प्लांट्स है, जो यूज़र्स है जो उनका हियरिंग एड लगाते हैं, जिनका सुनने का शक्ति उतना अच्छा नहीं होता है जी। लेकिन जो हम इन्वायरमेंट है वो क्लियर ऑडियो नहीं देता है आपको, वहाँ पे नॉइस भी होता है। अभी आप सोचिए वो जो कॉक्लियर इम्प्लांट वाला जो आदमी है वो रोड पे चल रहा है और उनको, अभी आप देखिए नॉर्मली जो ईयरबड्स है उस पर ANC है, ऑटोमेटिक नॉइस कैंसिलेशन है, लेकिन वो कॉक्लियर इम्प्लांट्स में नहीं है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट्स में वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसर्स का, और उसमें बहुत वेट हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम मुझे मेरे गाइड ने दिया था कि इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैंने उसके लिए एक डीप लर्निंग का CNN RNN यूज़ करके एक मॉडल बनाया था। उसके बाद उस पर हमने ट्राई किया कि कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया।
जो बिना नेटवर्क का काम करता है मैम, मतलब कोई हमें कनेक्टिविटी का ज़रूरत नहीं है, जो नॉइस आ रहा है उसको इमीडिएट और एक्टिवली उसी टाइम पे हम उसको रिड्यूस करके जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यूज़र तक हम पहुंचा सकते हैं। जी बालाजी, आपकी जो प्रोजेक्ट की सोच है वो बहुत अच्छी है। Thank you, तो अब हमें ये बताइए कि आपने बीटेक बहुत ही सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और जी। अब फाइनल एमटेक की आप परीक्षा जी। देने वाले हैं, तो जी। इस दौरान आपने क्या क्या स्किल्स सीखे हैं? एक्चुअली जब मैं बीटेक कर रहा था, मैं जब जस्ट ज्वाइन किया कोविड आ गया मैम, मतलब 6 मंथ्स के बाद कोविड आ गया, तो 2 साल तो कोविड में चला गया। फिर जैसे मैं 4th ईयर पे गया, हमें बस प्रोजेक्ट्स मिले उसी टाइम पे, मतलब प्रोजेक्ट्स देने लग गए। तो उस टाइम पे ऐसा बस मेरा बस कोडिंग और थोड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने, जब रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बस उतना मैं डेवलप नहीं कर पाया, जस्ट अ बेसिक स्किल, क्योंकि मैं बायोलॉजी डिपार्टमेंट से आता हूँ। मेरा जो 11th-12th है मैं उसमें CS नहीं, कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था, मैं बायोलॉजी लिया था। तो मेरा उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, उतना एक पीक लेवल पे नहीं था, मैं एक बेसिक लेवल तक मैं सॉल्व कर सकता था। लेकिन जैसे ही मेरा एमटेक का जर्नी स्टार्ट हुआ, वहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छा मुझे इन्वायरमेंट मिला और जो मेरे गाइड्स के बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिले, वो मुझे बेसिक्स से सिखाते थे और बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइम मिलता था मैम। तो मेरा जो रिसर्च का जो मेंटालिटी है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया वहाँ जाके, कि रिसर्च ऐसे किया जाता है, इस प्रॉब्लम पे ऐसे सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पेपर पब्लिकेशन क्या है, मुझे यहाँ रहने तक पता नहीं था मैम, पेपर क्यों पब्लिश करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे नए नए तरीके सीखे कि हम कैसे रिसर्च को एनालाइज कर सकते हैं, सर्वे वर्क क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, जर्नल क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वो क्यों करते हैं, पेटेंट्स क्या होता है, बुक्स क्यों लिखते हैं, तो और हमें एक सक्सेसफुल जर्नी में ये सब क्यों ज़रूरत है, ये सब चीज़ मैंने सीखा। और ये सब चीज़ जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, जो प्रॉब्लम एनालाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSA वगैरह, वहाँ पे मैंने थोड़ा सीखा मैम, ये सब स्किल्स मैंने इनकलकेट किया है वहाँ पे। जी, तो बालाजी आप 23 वर्ष के हैं, आपने जी। कुछ पेटेंट्स फाइल किए हैं, जी। बुक्स आपने लिखा है, जी। कितने सारे स्किल्स के बारे में आपको जानकारी है, जी मैम। तो आपका जो एम्बिशन है वो जी। क्या है? मैम मेरा जो एम्बिशन है, एक रियोन्ड इंस्टीट्यूट पे मुझे प्रोफेसर के पद तक जाना है मैम, मतलब कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट पे, ताकि मैं बच्चों को एम्पावर कर सकूं। जो बच्चे आते हैं, हर बैकग्राउंड से आते हैं मैम, उनको एजुकेशन को सिंपल बनाना है मेरे हिसाब से, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि एजुकेशन बहुत अच्छा चीज़ है जिससे हम बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं और उस पर हम बच्चों को नया तरीका सिखा सकते हैं, न्यू चीज़ें सिखा सकते हैं, नए टेक्नोलॉजी को सिखा सकते हैं। उसमें मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं अच्छा पोजीशन पे रहा, अच्छा इसमें रहा, अच्छा प्रोफेसर में रहा, तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को हर चीज़ को एक्सेसिबल बनाना चाहिए, हर चीज़ को सिंपलर वे में समझाना चाहिए। हम उसको रियल टाइम पे समझाना चाहिए कि तुम जो पढ़ रहे हो उसका कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी आप देखिए, मैं 12th तक मैथ्स किया, मुझे तो आज तक पता नहीं मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आप जो अभी मेरा CS पे इंटरेस्ट इसीलिए आया क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें रियल टाइम देख रहा हूँ वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी आप जो हमारा स्मार्ट इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है आजकल, उस पर आप देख रहे हो जो ट्रैफिक सिग्नल्स है, उस पर आप देख रहे हो उस पर AI का बहुत बड़ा रोल है। जो आपका जो कैमरास लगा हुआ है ना, जो चालान वगैरह कट रहा है ऑटोमेटिकली, वो कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है। आपका जो गाड़ी वगैरह जा रहा है उस पर डायरेक्टली जो आपका नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपका चालान डायरेक्टली उसी यूज़र पे जाता है। ये सब आजकल का AI है। और जो आजकल जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि बेस्ड अपॉन द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द ट्रैफिक लाइट्स विल फंक्शन। लाइक अभी आपका ये जो 4 रोड का सिग्नल है, किसी पे आदमी कम खड़े हैं, किसी बहुत ज़्यादा खड़े हैं, लेकिन जो टाइमर है नॉर्मली वही चलता है, लेकिन अभी उसमें चेंजेस आ रहा है बेस्ड अपॉन जो इंजेक्शन है उसके हिसाब से वो मूवमेंट करता है मैम। अगर कहीं पे क्राउड ज़्यादा है तो ग्रीन टाइम का जो सिग्नल है वो ज़्यादा मिलता है, और सडनली कोई टाइम पे एम्बुलेंस आ गया है तो सारे सिग्नल को रेड किया जाता है, उस टाइम को पैसेज को क्लियर किया जाता है। तो आजकल और हम AI को, मेरा बुक भी है AI इन बिजनेस। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो AI है वो हर चीज़ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे बिजनेस हो गया मैम, अभी बिजनेस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो आपका जो स्टॉक हो गया, अभी आप एक बहुत बड़ा शॉप चला रहे हो, आपका स्टॉक्स होता है, आप इसको रख के सेल्स करते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है ना, मतलब आपका जो सामान है उसको वो बताता है कि क्या, उसका एक एनालाइज करके कि आपके पास ये सामान है, ये सामान नहीं है, इस टाइम पे ये डिमांड बढ़ेगा तो इसको आप ले आओ। तो आपको एक इंसाइट्स मिलता है कि मेरे बिजनेस को मुझे किस लेवल पे लेके जाना है। अभी आप स्विगी जोमेटो नॉर्मली यूज़ करते हो, आप एक चीज़ नोटिस करिए, आप जब 2 बार
चिकन बटर मसाला ऑर्डर करते हो, तीसरा पल ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है कि आपको यही ऑर्डर करना है। ये सब AI का पीछे हो रहा है। मतलब आपके जो पर्सनलाइजेशन बोलते हैं मैम, अभी अब नॉर्मली आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, उस पर आप सर्च करिए आप कभी अमेजोन यूज़ कर रहे हो, उस पर आप सर्च करिए कंप्यूटर माउस फॉर एग्जांपल। लेकिन जैसे ही आप दूसरे किसी ऐप पे आ रहे हो, गूगल एड्स, ऑटोमेटिकली आपको माउस का रिकमेंडेशन आ रहा है। आप कभी ट्रैवल का आपको सर्च करिए, आपको ऑटोमेटिकली ट्रैवल का रिकमेंडेशन आ रहा है। तो ये सब AI के पीछे हो रहा है, मॉडल्स के पीछे, जो आपको जो डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब आप पे इम्प्लीमेंट हो रहा है रियल टाइम पे। वो क्या है ना, आजकल हम टेक्नोलॉजी से अलग नहीं हो सकते मैम, हमको टेक्नोलॉजी को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका दोनों तरीका में एक सदुपयोग भी होता है, एक दुरुपयोग भी होता है मैम। सदुपयोग तो ये हो गया कि हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम जैसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी सपोज सोचिए अभी पोंगल आने वाला है, तो उसके हिसाब से अभी शुगर केन का डिमांड बढ़ेगा, आपका जो दिया हो गया, जैसे कप क्लॉथ्स हो गए, उनका डिमांड बढ़ेगा। तो वो सबको हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे ये, और एक शॉप के हिसाब से इस शॉप पे इस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ को हम उतना स्टॉक कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रेडिक्शन पॉसिबल है। हम मेडिकल फील्ड पे AI देख रहे हैं, जहाँ पे AI पावर्ड सर्जरीज हो रहे हैं, जहाँ पे मतलब जो सर्जरी है वो AI कर रहा है। मतलब जो छोटा मोटा जो सर्जरीज है, माइनर स्टिचेस वगैरह, उसके लिए हम जो लिम्स बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बस सर्वेलेंस के लिए रहने से बस है, मतलब वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हमारा जो ह्यूमन एफर्ट है वो रिड्यूस हो रहा है और एक्यूरेसी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि जो काम मशीन कर सकता है वो ह्यूमन उतना एफर्ट में अभी हम 100 टाइम्स आपको 100 चीज़ कैलकुलेट करने बोलेगा तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन AI कर सकता है। तो मेरे हिसाब से हमें जितना हो सके AI को जानना बहुत ज़्यादा, AI पे हमें डिपेंड नहीं होना है मैम। AI एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब आपको हेल्प करेगा, लेकिन हमें उसी पे कंप्लीट डिपेंड नहीं होना है। ये भी मेरा पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ। जी, तो एस बालाजी, आप इतनी तरह की जानकारी आप रखते हैं, इतना कुछ सीखा है आपने अपने जो अभी अब तक एमटेक फाइनल ईयर के दौरान, तो किस तरह से आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो साथ वहाँ पर पढ़ते हैं, किस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया, कैसा रहा उनका सपोर्ट? एक्चुअली मैं तो मेरा एमटेक कॉलेज को पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है मैम, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल स्पेस दिया जाता है। आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपका ड्रीम क्या है, आपको करना क्या है, तो उसके हिसाब से आपको मोल्ड करते हैं मैम कि मतलब आपको ये काम करना है, ऐसे करना है। तो उसके हिसाब से एक्चुअली वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, उनका अलग अलग एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है। कोई साइबर सिक्योरिटी में अच्छा होता है, कोई AI पे अच्छा होता है, कोई असिस्टिव पे अच्छा होता है, कोई डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो आपको किस पे करना है, आपको वेराइटी ऑफ स्टाफ से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो उन सबसे आप सीख सकते हैं। एक्चुअली मेरे हिसाब से लर्निंग एक प्रोसेस है मैम, कोई इंसान सब कुछ नहीं सीख सकता है। आपको बस एक दिन से दूसरे दिन में आपको अपने आप को बेटर करना है, आपको ये जानता है तो नेक्स्ट में आपको उससे एक स्टेप ऊपर जाना है। तो मैंने वही प्रिंसिपल को मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है मैम अभी तक, कि आपको ये नहीं आता आप सीखो, किसी से भी सीखो, सीखने का कोशिश करना चाहिए कि अच्छा मुझे नहीं आ रहा है, आपको लेकिन आपके अंदर जो हसलिंग पावर है वो नहीं जाना चाहिए मैम। मतलब कि अरे मुझे नहीं आ रहा, मुझे गिव अप नहीं मारना है, मुझे सीखना है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो आप सीखो, स्कॉलर्स हो गए, बहुत सारे स्कॉलर्स, अच्छे स्कॉलर्स हैं मैम, उनसे सीख सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। तो ये सब चीज़ की वजह से ये इतना कुछ चीज़ ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं कर पाया हूँ। जी, वही आप इतना कुछ आप सीखे हैं, इतना कुछ आप कर रहे हैं, तो आपके माता पिता का क्या कहना है? पापा तो बस वही बोलते हैं मैम, जो करना है सही करो, मतलब कुछ गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हमेशा 100% होना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब सारे चीज़ करना चाहिए, लेकिन जो आप किस गोल की तरफ जा रहे हो उस पर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कभी। आपको यही अचीव करना है तो आपको हमेशा इसी चीज़ पे जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मैम अभी आजकल के जो मैं देखता हूँ, सब लोग क्या है, मुझे ये करना है तो यही करना है, ऐसा नहीं है मैम। प्लान ABCDE तक होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कर पाए तो ये नहीं कर पाए तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अरे यार ये नहीं हो पाया, नहीं हुआ ठीक है, इससे ये एटलीस्ट ये कर सकता हूँ। आपको मतलब चलते रहना चाहिए, कभी कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ मैंने मेरे पापा से सीखा है। पापा एक्चुअली कभी कभी डाउनफॉल आता है, स्टूडियो बिजनेस है तो कभी कभी डाउन, तो वो कभी रुके नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब वो हमेशा हीरो रहे हैं मेरे लिए, मतलब उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो हमेशा मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, ऐसा सोशली सिखाते हैं, ऐसा सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है, किसको कितना रेस्पेक्ट देना है। मतलब वो हमेशा मुझे एम्पावर बहुत अच्छा तरीका से, मतलब वो नर्चर करते हैं। तो वो ऐसे टेक्निकली साउंड नहीं है मैम, वो बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमें मूल्य सिखाते हैं, जो वैल्यूज सिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैम। क्योंकि वही आप कितना भी बड़ा पोजीशन में चले जाओ, कुछ भी आप अचीव कर लो, आपका जब तक वैल्यूज सही नहीं रहेगा, आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओ। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे
मुझे मेरे पद के हिसाब से मुझे रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, मेरे वैल्यूज़ के हिसाब से मुझे रेस्पेक्ट मिले तो वही बहुत है मैम। ये सब चीज़ मैंने पापा से सीखा है। तो हमेशा मेरे पापा मेरे लिए हीरो रहे हैं। वो भले ही डांटते हैं कुछ भी, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं मैम। मम्मी तो हाउसवाइफ है मैम, वो तो हमेशा बस यही है, बाल काटो ये सब बोलते चलाते रहती है बस। ठीक है, लेकिन अच्छा है मैम, वो भी बहुत ज़्यादा सिंसियर है अपने, मतलब वो जितना हो सके हमें सपोर्ट करती है मैम। कभी कभी रात को हम पढ़ते हैं, वो हम बिना बोले उठ के वो कॉफ़ी बना के देते, वही सब हेल्प हमें बस है मैम। जब मम्मी से जो हो सका है वो कर रही है, बस यही है। फ्रेंड्स वगैरह तो हमेशा मुझे स्टार्टिंग से अच्छे ही मिले हैं मैम, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। वो हमेशा मतलब मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मेरे पास आज तक कोई गलत हैबिट नहीं है मैम। वो सबके कारण मेरे फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि वो लोग भी ऐसे इन्वायरमेंट से हैं कि कोई गलत आदत नहीं है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जितना हम गलत आदतों से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं मैम। तो ये सब के कारण मेरे फ्रेंड्स ही हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स सब अच्छे हैं, सब अच्छे इन्वायरमेंट्स हैं। तो मेरे को भी वही इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिला है। जी, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, मूल्यों के साथ चलना चाहते हैं, अच्छी आदतों में रहना चाहते हैं, ऐसे ही दोस्तों के आसपास आप रहना पसंद करते हैं। तो बालाजी, आप हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छात्र हैं और पौंडीचेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी क्या छवि है? आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपके लिए और हमारे द्वीपों के लिए? वो क्या नजरिया रखते हैं? मैम, जैसे मेरा एडमिशन हो गया था, मतलब मेरा जब मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, मैं जब कॉलेज गया तो सब जैसे अंडमान बोलते हैं तो अच्छा वो तो फॉरेन है, वो तो इंडिया नहीं है, ऐसे बोल के बोलते हैं। फिर हमें बोलना पड़ता नहीं यार वो इंडिया ही है। तो मतलब वो लोग को उतना अवेयरनेस नहीं है मैम कि अंडमान के बारे में। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा है कि वो भी यूटी है, पौंडीचेरी भी, तो वो लोग समझते हैं कि जब बताते हैं। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ के बच्चे हैं। वहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करने का प्रॉब्लम नहीं होता है। और वहाँ पे थे, मतलब मेरे सीनियर भी अंडमान से भी एक भैया थे, फिर वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी लोग हैं। तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मैम। सब अच्छे से देखते हैं, सबको खुशी होती है कि वहाँ से बच्चे यहाँ पे आते हैं, उनको अच्छा लगता है कि दूर से बच्चा के यहाँ पे पढ़ रहा है। और वो हमेशा बोलते हैं हम कभी घूमने आएंगे तो हमें भी हेल्प करना, बोले हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मतलब अच्छा लगता है मैम वहाँ से, जब हमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है मैम, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। बस ऐसा कुछ तो नहीं है जी। बस क्या है, आप जब भी नए लोगों से मिले तो हमारे द्वीपों के बारे में बताइए, जो यहाँ पर जो भी इतनी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैम, क्योंकि हमारा देखिए जो टूरिज्म है इतना अच्छा डेवलप हो गया अंडमान में, तो सबको अंडमान के बारे में जानना, और अंडमान का इतना अच्छा कल्चर है, जो डाइवर्स कल्चर है, वो कहीं पे नहीं मिलता है। मैं तो सीरियसली कभी कभी वहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ को बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पीस ऑफ लाइफ है और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन फ्री है, एयर इतना अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है मैम यहाँ पे। तो सबको क्या है ना मैम, यहाँ के बारे में जानने में, यहाँ के कल्चर के बारे में जानने में, यहाँ के लोग के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे प्रोफेसर्स बहुत जन मुझे कभी कभी अप्रोच करते हैं, हम कभी वेकेशंस में आएंगे, हमें थोड़ा हेल्प गाइड करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमारा काम ही हॉस्पिटैलिटी है, हम अच्छा हॉस्पिटैलिटी तो देंगे ही आपको। जी। तो बालाजी, आप मूल्यों पर चलना पसंद करते हैं, आप अच्छी संगत में रहना चाहते हैं, और अब हमारे कार्यक्रम का समय हो गया है। जो हमारे युवा साथी आपको देख रहे हैं और आपके खुद के बहुत सारे दोस्त होंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये देखिए मैम, मैं उतना बड़ा पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को एडवाइस कर सकूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हसलिंग पावर है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो हमें हमेशा नया चीज़, नया तरीका, नया टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हमें सीखते रहना चाहिए। लर्निंग एक प्रोसेस है मैम, हमें हमेशा एक राइट डायरेक्शन पे रहना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और उसके हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए मैम। और हमें कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। हमें सब कुछ सबसे पॉसिबल है, बस क्या है, टाइम लगता है मैम। विद द टाइम सब कुछ सब कोई सीख सकता है मैम। जी, बहुत अच्छी सोच रखते हैं बालाजी। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपकी जो अब तक की जो जर्नी है, आपके पेटेंट्स, आपके बुक्स, आप इतना कुछ अच्छी जानकारी दो, जो हमारे युवा वर्ग है जो हमें इस समय देख रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ जानकारी मिला होगा और उन्हें इस तरह का जज्बा भी जागा होगा कि कुछ कर दिखाए। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे 23 वर्षीय एस बालाजी, जो मूल्यों पर चलना चाहते हैं, जो डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ कर दिखाने का हौसला रखते हैं। हमें उम्मीद है कि ये एक पन्ना है इनकी ज़िंदगी का, और आगे इस किताब में बहुत सारे इनके सफलतापूर्वक अध्याय जुड़ेंगे। इनके आने वाले भविष्य के लिए हमारी ओर से इन्हें ढेरों शुभकामनाएं। और आज की युव तरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।